So hi once again everyone. So in today's video I will be discussing about the first chapter of ICSE class 9th physics. So the chapter name is measurement and experimentation, and I will be keeping this video in both the language Hindi as well as English. It will be bilingual. Okay. And now see, I haven't been putting the videos from last few days, a couple of weeks I can say, because of few reasons. One was the technical issue which was I was having with my laptop as well as the pen tab I was using, and now also I'm not feeling well, but because few of my students were saying that sir, you have promised me to put the videos and you haven't till this date, so yes, I have to. So moving further, see in this chapter हमें पढ़ना है मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में. तो पहले हम जानेंगे सबसे पहले सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड एसआई यूनिट सिस्टम के बारे में. ठीक है. अब देखो, ये जो चैप्टर है जो मैंने ये पीडीएफ लिया हुआ है, ये पीडीएफ सेलिना की बुक जो आती है आईसीएसई बोर्ड के लिए, उसके लिए उस बुक का ये पीडीएफ फॉर्मेट है. क्योंकि मैंने ऐसा सोचा था कि आई विल मेक द वीडियो इन एन एनिमेटेड फॉर्म, बट बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज एंड इट वॉज टेकिंग सो लॉन्ग, सो लेट इट पुट द वीडियो जस्ट लाइक दैट, एज सिंपल एज दैट. सी, तो सबसे पहले हम जानते हैं नीड ऑफ यूनिट फॉर मेजरमेंट क्या है. मतलब वाई वी नीड टू नो अबाउट मेजरमेंट, और वाई वी नीड टू नो द यूनिट फॉर मेजरमेंट. तो ऐसा इसलिए है, देखो मान लेता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है. मान लेता हूँ एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और यहाँ पे दो पर्सन है. ठीक है. एक पर्सन यहाँ पे है और एक पर्सन यहाँ पे है. ठीक है. अब मैं बोलता हूँ ए से बी तक का मेरे को डिस्टेंस बताइए. तो क्या है कि इनके पास कोई यूनिट नहीं है, कैसे मेजर किया था, क्या किया था. इनको बस एक छोटी सी चीज़ पता है कि मैं यहाँ से चल के यहाँ पे कितने स्टेप्स में पहुँचूंगा, वही यहाँ से ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस होगा. तो देखिए, अगर मैं ये मानता हूँ कि पर्सन वन 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स में ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस कवर करता है, तो वो बोलेगा कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो 7 स्टेप्स है. और मैं सेकेंड पर्सन को मैं बोलता हूँ कि प्लीज़ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. तो ये अगेन, अगर इसको यही पता है कि केवल स्टेप्स से ही पता चलता है, तो ये करेगा स्टेप्स 1 2 3, और इसके पास एक जादुई शक्ति है जिसके कारण से इसने केवल 4 ही स्टेप में ए से बी तक डिस्टेंस कवर कर लिया. तो इसके अकॉर्डिंग ये स्टेप्स कितने हुए? 4 स्टेप्स. अब ये जो डिफरेंस आ रहा है, एक पर्सन वन कह रहा है कि केवल 7 स्टेप्स चाहिए ए से बी तक, और पर्सन सेकंड कह रहा है नहीं 4 स्टेप्स चाहिए. तो ये जो कंफ्यूजन है 7 स्टेप्स और 4 स्टेप्स का है, वो इसलिए है क्योंकि जो स्टेप्स पर्सन वन बना रहा है उसका स्टेप का लेंथ, या फिर ये कह लूँ उसके स्टेप का जो डिस्टेंस कवर कर रहा है एक स्टेप में, वो कम है कंपेयर टू द सेकंड पर्सन. ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेजरमेंट का इंट्रोडक्शन हुआ था. क्योंकि अगर मैं ये कहता हूँ ए से बी तक का डिस्टेंस पर्सन वन के अकॉर्डिंग तो 7 स्टेप्स, पर्सन टू के अकॉर्डिंग 4 स्टेप्स. अगर मैं किसी से जाके बात करता हूँ, अगर मैं पर्सन वन की बात करता हूँ, तो कोई जाके पर्सन टू की बात करेगा. तो इस कन्फ्यूजन से दूर हटने के लिए, इन कन्फ्यूजन को कम करने के लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया? मेजरमेंट. और वो मेजरमेंट जो भी रहेगा वो सभी के लिए, यानी कि इंटायर पॉपुलेशन, या फिर ये कह लें हम पूरे ह्यूमन रेस के लिए सेम रहेगा. मतलब अगर मैं कहता हूँ ए से बी तक का, थोड़ी देर के लिए मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेता हूँ, ए से बी तक का डिस्टेंस 10 मीटर है. अगर मैं कह देता हूँ 10 मीटर है, तो ये 10 मीटर पर्सन वन के लिए भी होगा, पर्सन टू के लिए भी होगा, और कोई पर्सन आता है उसके लिए भी होगा. तो ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन दूर करने के लिए और एक कांस्टेंट वैल्यू, मतलब फिक्स्ड वैल्यू कंसिडर करने के लिए ऐसा मेजरमेंट का ज़रूरत पड़ा और लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया. ठीक है. ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है यूनिट क्या होता है. जैसे मैंने अपने ये जो अभी जस्ट मैंने बताया आपको, इसमें मैंने लिखा है ये 10 मीटर. तो ये मीटर क्या है भाई? तो देखो ऐसा है, लेट मी इरेज ऑल ऑफ दिस. सी, मीटर क्या होता है, या फिर कोई यूनिट क्या होता है? कोई यूनिट, जो वर्ड है यूनिट, पहले इससे हम समझते हैं यूनिट वर्ड से क्या मतलब होता है. यूनिट वर्ड से मतलब होता है 1. क्यों? क्योंकि जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे हम कहते हैं कि यूनिटी करना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए लोगों के बीच में, या फिर हिंदी में कहें तो एकता होनी चाहिए.
दैट यूनिट वर्ड रेफर्स टू वन। इसका मतलब यूनिट बेसिकली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वन मैग्नीट्यूड का वैल्यू है। जैसे अगर मैं कहता हूँ लेंथ का यूनिट क्या है, तो अगर लेंथ का यूनिट में मतलब लेंथ के कई सारे यूनिट हो सकते हैं, होते ही हैं, लेकिन अगर मैं लेंथ का एक मान लेता हूँ कि यूनिट जो है मीटर्स में कंसिडर करता हूँ, तो लेंथ का यूनिट मीटर होगा, ठीक है। अब इस मीटर का मैग्नीट्यूड कितना है, वन। अगर ये मैग्नीट्यूड कुछ चेंज होता है, मैग्नीट्यूड कुछ चेंज होने का मतलब मान लो लेट से यहाँ पे मैं कह देता हूँ 10, अब इसको मैं यूनिट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यूनिट से मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, मीटर से, तो जो भी मेरे को वैल्यू मिलेगी वो मेजर्ड वैल्यू मिलेगी। मेजर्ड वैल्यू का मतलब फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, मतलब ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो मेरे को मिल जाएगा 10 मीटर। पहले तो 10 मेरे को पता चला, क्यों 10 पता चला, क्योंकि मैंने 1 मीटर को डिफाइन कर रखा है। 1 मीटर क्या है, यूनिट ऑफ लेंथ है, ठीक है ना। अब बाय डेफिनेशन हम चले जाते हैं तो कहते हैं unit is the quantity of a constant magnitude which is used to measure the magnitudes of other quantities of the same nature। जैसे अगर मान लीजिए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, मान लो मैं कह देता हूँ कि मेरा जो यूनिट है वो 2 मीटर का एक क्या कहते हैं वैल्यू है। ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि 1 मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। मैं अभी थोड़ी देर के लिए ये सपोज करता हूँ, नहीं ऐसा है, 2 मीटर जो है ना वो है यूनिट लेंथ का। तो फिर अगर सेम क्वांटिटी मतलब अगर डिस्टेंस या लेंथ को मेजर करने के लिए यही जो मैं यूनिट है 2 मीटर है वो यूज़ करूँगा, तो क्या कहूँगा, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है मान लेता हूँ मेजर करने के बाद आया है 10 मीटर, ठीक है। ये समझना, ये जो 10 मीटर आया है बाय यूजिंग द यूनिट 2 मीटर आया है। तो एक्चुअल जो यूनिट है लेंथ का उसमें क्या होगा, उसमें आएगा ये 20 मीटर्स। क्यों, क्योंकि जो एक्चुअल यूनिट जो होता है कन्वेंशनल तरीका, उसमें कहा जाता है कि जो आप यूनिट कंसिडर कर रहे हैं उसका जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है वो जनरली 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि वो एक यूनिट है, ठीक है। आई होप ये बात सभी को समझ में आई होगी। अब यहाँ पे आगे बताया हुआ है कि क्या कहते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है जिसमें हम सबसे पहले हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं, इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जिस भी यूनिट से या फिर जिस भी यूनिट का वो फिजिकल क्वांटिटी होगा। फॉर एग्जांपल अगर किलोग्राम यानी वेट की बात मैं कर रहा हूँ, तो वेट में मैं मीटर्स या सेंटीमीटर्स नहीं यूज़ कर सकता, यानी कि मास जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, इसके मेजरमेंट के लिए जो मेरा यूनिट डिफाइन किया गया है वो किलोग्राम डिफाइन किया गया है। तो विथ एनी न्यूमेरिकल वैल्यू आई विल राइट द यूनिट किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है हम चॉइस ऑफ यूनिट कैसे करते हैं। किसी भी यूनिट का चॉइस करने का 4 स्टेप्स है जैसा यहाँ बताया हुआ है। जैसे जो पहला है कि सबसे पहले द यूनिट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज। ये वही वाली बात हो गई कि जिस जगह पे सुई का काम है उस जगह पे तलवार नहीं, जिस जगह पे तलवार का काम है उस जगह पे हम सुई नहीं रख सकते, सुई नहीं यूज़ कर सकते। इसका क्या मतलब है, मान लो मुझे एक दिल्ली से लेकर डिस्टेंस यूज़ करना है, लेट से दिल्ली से लेकर गोरखपुर तक का डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है। अब दिल्ली से लेकर गोरखपुर तक का डिस्टेंस अगर मैं सेंटीमीटर में कैलकुलेट करूँ तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं, ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक ऐसा क्या कहते हैं कन्वीनियंट साइज यूज़ करना चाहिए जिसमें उसको एक्सप्रेस करना और इजी हो। फॉर एग्जांपल किलोमीटर। किलोमीटर क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर्स हो जाते हैं, 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर्स, यानी कि 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर्स को मैं एक साथ लिख सकता हूँ डायरेक्टली 1 किलोमीटर। तो ये कन्वीनियंट साइज होना चाहिए यूनिट का जो भी हम कंसिडर कर रहे हैं। दूसरा, उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। एम्बिग्यूटी नहीं होने का मतलब जो जैसे मैं कह रहा था कि पर्सन 1 के लिए 7 स्टेप्स है, पर्सन 2 के लिए 4 स्टेप्स है, तो ये एम्बिग्यूटी है ना कि एक पर्सन के लिए 7 स्टेप्स, दूसरे पर्सन के लिए 4 स्टेप्स। तो एम्बिग्यूटी फ्री, एम्बिगियस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है जो भी हम यूनिट कंसिडर करेंगे दैट शुड बी सेम फॉर एवरीवन। नेक्स्ट इज द यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। यूनिट रिप्रोड्यूसिबल का मतलब क्या है कि उसको हम अदर फॉर्मेट्स में लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं किलोमीटर को मीटर के फॉर्म में लिख लूँ या फिर मीटर को मैं सेंटीमीटर के फॉर्म में लिख लूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ यूनिट शुड नॉट चेंज विद स्पेस एंड टाइम। देखो ये क्लास 9th के लिए ठीक है, बट आगे थोड़ा सा इसमें चेंजेस आते हैं। खैर, टाइम एंड स्पेस के साथ जो भी हम यूनिट कंसिडर करते हैं उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे
अगर मैं स्पेस में चला जाऊँ, दूसरे प्लैनेट्स पे चला जाऊँ, तो वहाँ पे भी यही यूनिट्स मैं कंसिडर करूँगा जो अर्थ पे मैंने डिज़ाइन किया था, अर्थ पे मैंने बनाया था। अब अगर यूनिट्स की बात करें तो हमारे पास दो तरह के यूनिट्स हैं, दैट इज़ वन इज़ फंडामेंटल और बेसिक यूनिट, एंड सेकेंड वन इज़ डिराइव्ड यूनिट। नेम से ही क्लियर होना चाहिए फंडामेंटल और बेसिक यूनिट या फिर डिराइव्ड यूनिट क्या होता है। तो देखिए फंडामेंटल बेसिक्स और या फंडामेंटल और बेसिक यूनिट क्या होता है, ये ऐसा यूनिट जो किसी और पे डिपेंड ना हो। जैसे अगर मैं बात करता हूँ मास की, या मैं बात करता हूँ लेंथ का, या मैं बात करता हूँ टाइम का। अगर मैं मास की बात करता हूँ तो मास का जो यूनिट होता है, अगर मैं एग्जांपल्स के हेल्प से समझाऊँ, तो मास का जो यूनिट होता है वो होता है केजी या फिर ग्राम। ठीक है, अब ये केजी और ग्राम किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। यानी कि ये जो फंडामेंटल यूनिट है, किस क्वांटिटी का? फंडामेंटल क्वांटिटी का। मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इस फंडामेंटल क्वांटिटी का ये जो यूनिट है किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, दैट इज बेसिक यूनिट और फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, अब इसमें कुछ और भी चीज़ें दे रखी हैं, जैसे the units of I'm going to read out the paragraph, that is a fundamental unit is that which is independent of any another unit or which can neither be changed nor be related to any other fundamental unit। example के लिए unit of mass, length, time, temperature, current and amount of substance are independent of each other, they cannot be obtained from any other unit, these are fundamental unit। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर मैं बात करूं डिराइव्ड यूनिट्स की, तो डिराइव्ड यूनिट नेम से ही क्लियर है, डिराइव किया जा रहा है, यानी कि किसी का कॉम्बिनेशन है। अब किसी के कॉम्बिनेशन में सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं बताता हूं लेंथ। लेंथ क्या है? लेंथ का यूनिट होता है मीटर। अब ये जो क्या कहते हैं लेंथ है, ये मेरा फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, ये मेरा फंडामेंटल यूनिट और ये किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। अब अगर मैं आगे बात करूं एरिया का, तो मुझे पता है एरिया का जो फॉर्मूला होता है जनरली, मतलब एरिया का फॉर्मूला अगर मैं बताऊं, ये बेसिकली होता है लेंथ इंटू विड्थ या फिर लेंथ इंटू लेंथ, ऐसे कुछ फॉर्मूला है। ठीक है, अभी लेंथ इंटू लेंथ कहने का मतलब है, ये मैं कह रहा हूँ मीटर इंटू मीटर, यानी एरिया का यूनिट क्या आया? मीटर स्क्वायर। तो ये जो यूनिट आया मीटर स्क्वायर एरिया का, ये है आपका डिराइव्ड यूनिट। और ये डिराइव्ड यूनिट कहाँ से डिराइव किया गया? from the other physical quantity or from the fundamental quantity which is length, that is why it is a derived unit। I hope ये समझ में आया होगा। इसमें कई सारे एग्जांपल्स हैं, एरिया है, वॉल्यूम है, फोर्स है, फिर और भी चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं, जैसे फोर्स हो गया, वॉल्यूम है, एक्सेलरेशन है, पावर है, मतलब बहुत सारे क्वांटिटीज़ हैं जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं। क्लास 8 तक या फिर अभी तक जहाँ तक भी आपने पढ़ा है, वहाँ तक जितने भी क्वांटिटीज़ में इन फंडामेंटल यूनिट्स का कॉम्बिनेशन यूज होता है, वो सारे के सारे डिराइव्ड यूनिट्स ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमें पढ़ना है सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। अब देखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स अगर मैं बात करूं उस टाइम की, जिस टाइम पे कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं था। कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं होने का मतलब वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज यूजिंग सम पर्टिकुलर सिस्टम, अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज यूजिंग सम अदर सिस्टम। तो यहाँ पे, और वो भी केवल यही नहीं कि कम्युनिकेशन गैप के कारण, क्योंकि एक पर्टिकुलर किंग का साम्राज्य है, वो चाहता है कि नहीं मेरे इस साम्राज्य में यही तरीका इस्तेमाल होना चाहिए। तो ये भी मैं कह सकता हूँ कि इन चीज़ों को देखते हुए हमारे पास लेंथ, मास और टाइम के जो थ्री क्या कहते हैं यूनिट सिस्टम है, वो हमने यूज़ करे। पहला है जिसमें CGS, जिसको हम फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं, और इसमें ऐसा बताया गया है कि CGS में जो C का मतलब है वो है सेंटीमीटर, इसका मतलब लेंथ के लिए जो हम यूनिट यूज़ करेंगे वो सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम जो कि मास के लिए यूज़ करेंगे, S फॉर सेकेंड जो कि हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, जब ब्रिटिश सिस्टम में हमने यही चीज़ देखी तो इसमें FPS सिस्टम था। FPS में F जो होता है वो अगेन लेंथ के लिए यूज़ किया था, जिसको हम फुट कहते हैं, P फॉर पाउंड जो कि हम मास के लिए यूज़ करते हैं, और टाइम के लिए कोई चेंज नहीं हुआ, सेकेंड ही हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ MKS सिस्टम है। अब MKS सिस्टम में हम जो M है वो यूज़ करते हैं फॉर मास,
sorry, that is for length which is in meter, and k is for kg which is for mass, एंड सेकंड टाइम के लिए कोई चीज़ चेंज नहीं हुआ, वो सेकंड ही रह गया। ऐसा टाइम के लिए क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि टाइम का जो मतलब रेट है ना बढ़ने का, वो 1 सेकेंड जो है मतलब हर जगह मेरे को मिल रहा है, या फिर ये मैं कह लूँ कि एक पर्टिकुलर कन्वेंशन है या छोटी सी यूनिट है टाइम की जो कि सेकंड आती है, इससे मैं छोटा जाऊँ तो मैं ऑब्जर्व नहीं कर पाता हूँ चीज़ों को चेंज होते हुए, और इससे ज़्यादा जाता हूँ तो शायद बहुत ज़्यादा जाना पड़ेगा। जैसे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो क्या ज़रूरत है 1 मिनट का स्मॉलेस्ट यूनिट लेने का? 1 सेकंड में जब आप चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं तो आप वही ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एसआई सिस्टम के बारे में। व्हाट इज़ एसआई सिस्टम? तो देखो 1960 में एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ वेट्स एंड मेजर्स का, और उन्होंने रिकमेंड किया कि इन एडिशन ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम हमारे पास कुछ और भी बेसिक यूनिट्स हैं, और भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, और वो क्वांटिटीज़ थे टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट एंड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सारा का सारा मिलाने के बाद 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बना, और इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बाद 2 और क्वांटिटीज़ ऐड किए गए जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ, व्हाट इज़ लेंथ, पता है सभी को। लेंथ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और इसका यूनिट जनरली मीटर होता है, सिंबल है स्मॉल m। मास के लिए हम किलोग्राम यूज़ करते हैं, टाइम के लिए सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। ये बेसिकली क्या है, ब्राइटनेस शो करता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ब्राइटनेस रिलीज्ड बाय एनी बल्ब और एनी लाइट एल्यूमिनेटिंग सोर्स, वो कितना ब्राइट मतलब कितनी एनर्जी क्या कहते हैं वो रेडिएट कर रहा है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को कहा गया, जिसको एम्पियर से बताया गया। नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज मोल। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसमें ज़रूर पढ़ोगे कि मोल क्या होता है। बेसिकली मोल है कि किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी में, किसी पर्टिकुलर मास में, ग्राम में या फिर किलोग्राम में कितने नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारे कितने हैं, या फिर वो पर्टिकुलर एटम कितना है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं तो वो मोल है। नेक्स्ट इज एंगल। एंगल को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियन, एंड देयर इज वन अनदर टर्म दैट इज सॉलिड एंगल। इसको हम मेजर करते हैं विद द यूनिट स्टेरेडियन। अब एंगल क्या होता है ये सभी को पता होगा, क्योंकि अगर आप क्लास 9th में हो तो सॉलिड एंगल शायद आप पहली बार पढ़ रहे हो। तो देखिए एंगल और सॉलिड एंगल में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, बट फिर भी आपको जानना चाहिए। वो क्या है, जैसे मान लो कोई 2 स्ट्रेट लाइन है, तो 2 स्ट्रेट लाइन के बीच का जो एंगल होता है इसको हम कहते हैं सिंपली एंगल थीटा, और इसको हम रेडियन में मेजर करेंगे। कोई दिक्कत नहीं भाई, कर लो मेजर। नेक्स्ट सॉलिड एंगल क्या होगा? सॉलिड एंगल बेसिकली क्या है, 3D स्पेस में आ जाते हैं। 3D स्पेस में आने का क्या मतलब है, मेरे पास एक पॉइंट है, उस पॉइंट के 3 एक्सेस हैं, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, तो ये तीनों एक्सेस मिला के हमको बताते हैं ये एक 3D स्पेस है। ठीक है, जैसे ये मान लेता हूँ एक्स, ये मान लेता हूँ वाई, ये मान लेता हूँ जेड। अब क्या है कि मेरे पास ये 3D स्पेस में एक कोन रखा हुआ है। ठीक है, मैं कोन का एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोन बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए बेटर है मैं एग्जांपल ही ले लेता हूँ कोन का। ठीक है, कोन कुछ इस तरीके से होता है। अब कोन अगर आप सभी ने देखा होगा या फिर विजुलाइज कर सकते हो, तो एक 3D ऑब्जेक्ट है, और इसका जो सरफेस होता है, ये वाला जो बेस होता है, ये होता है सर्कुलर इन नेचर। ठीक है, solid angle basically all the lines on the curve surface of cone को ज्वाइन करने के बाद जो सर्कल मिल रहा है उसकी वैल्यू। क्या कह रहा हूँ मैं फिर से समझाता हूँ। मान लो मैं 3D स्पेस में हूँ, मैंने अपने कोन को लाया और इस पॉइंट पे ओरिजिन के अबाउट ऐसे कुछ रख दिया। ठीक है, ऐसे कुछ रखा, तो ऐसे कुछ रखने के बाद ये जो बेस है सर्कुलर बेस है। ठीक है, और ये सर्कुलर बेस बना कैसे है, बाई ज्वाइनिंग द पॉइंट्स सॉरी एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइंस कमिंग फ्रॉम द ओरिजिन। ये जो लाइन आ रही है ओरिजिन से, इसके एंड पॉइंट्स को, सारे के सारे एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद मिला है। देखो ध्यान से, एक मिनट, ये मान लो आपके पास सर्कल है, बेस है कोन का, और ये मेरे पास कोन।
तो इस कोन से यानी इस वाले पॉइंट से यहाँ से कई सारी लाइन जाएगी, यहाँ पे कई सारी लाइन जाएगी, हर डायरेक्शन में जाएगी, हर एंगल पे जाएगी, मतलब हर एंगल नहीं, मतलब एक फिक्स्ड एंगल पे जाएगी। तो ये सारे के सारे जो लाइंस हैं, इसका आखिरी पॉइंट में जब ज्वाइन करूँगा तो वो मिलेगा मेरे को एक बेस, सर्कुलर बेस। यही जो वैल्यू है या फिर यही जो एंगल दिख रहा है आपको, इसी को सॉलिड एंगल कहा जाता है। और ज़रूरी नहीं आप यहीं पे रहिए, मतलब ये सर्कल को लेके आप यहीं रहिए, आप अंदर चले जाइए फिर भी वो एंगल उतना ही रहेगा। किसके कारण से? जो ये पूरे के पूरे लाइंस ने मिल के बनाया है। ठीक है, अगर इस चीज़ से आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आप सिंपल सा क्या समझ सकते हो कि आपके पास एक शीट ऑफ पेपर या शीट है जिसको आप फोल्ड करके कोन के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रहे हो। और जब कन्वर्ट करते हो कोन के स्ट्रक्चर में, तो इस सरफेस से कवर किया हुआ स्पेस, वॉल्यूम, वही है सॉलिड एंगल। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा, नहीं आता है प्लीज़ कमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है यूज़ ऑफ प्रीफिक्स विथ यूनिट। अब प्रीफिक्स या मतलब का यूज़ कहाँ होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे देखिए, अगर मेरे को मान लो लिखना है कि केजी के बारे में या फिर ग्राम के बारे में, और केजी मुझे ये नहीं लिखने का मन कर रहा है 100,000 केजी, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? तो इन चीज़ों को क्या कहते हैं, आसानी से लिखने के लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। वो प्रीफिक्स यहाँ पे इस टेबल में दिया हुआ है, जहाँ पे बताया हुआ है। डेका जो वर्ड है हम यूज़ करते हैं पावर ऑफ 10 के लिए, सॉरी पावर ऑफ 1 के लिए, 10 टू द पावर 1। नेक्स्ट इज हेक्टो, उसको हम यूज़ करते हैं 10 टू द पावर 2। ऐसे किलो है 10 टू द पावर 3, मेगा है 10 टू द पावर 6, गीगा 10 टू द पावर 9, टेरा 10 टू द पावर 12। ये सारी की सारी मतलब डेटा है, और डेटा को कोई चीज़ समझाया नहीं जा सकता, इट इज़ जस्ट टू मेमोराइज and understand कि these are the systems rules which we are going to follow for any kind of measurement, that's it. But in symbols, prefix का symbols ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो सारे के सारे symbols थे, ये बड़े measurements के थे, या फिर मैं कह लूँ ये जो prefixes थे ये सारे बड़े measurement के लिए थे। अगर मुझे छोटा मेजरमेंट करना है तो उसके लिए अलग प्रीफिक्स है। वो प्रीफिक्स इस टेबल में दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है डेसी, जिसको 10 टू द पावर -1, सेंटी 10 टू द पावर -2, मिली 10 टू द पावर -3 एंड सो ऑन। 10 टू द पावर -24 को यूटो कहते हैं, जिसको वाई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप ये बातें, मतलब इसमें कुछ समझने वाले जैसा बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा डेटा वाला चैप्टर है, और इसको आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते याद करना पड़ेगा कि हाँ, दीज आर द प्रीफिक्सेस यूज्ड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी, पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो लेंथ के बारे में बात करें, यूनिट्स ऑफ लेंथ के बारे में, तो देखो यूनिट्स ऑफ लेंथ का ऐसा यूनिट तो अपने को पता है लेंथ का क्या होता है, मीटर। अब ये जो मीटर है डिफाइन कैसे किया, किसी ने कैसे बोला कि अच्छा इतने लेंथ को हम मीटर कहेंगे? मतलब मैं तो ये भी कह सकता हूँ ना कि नहीं, जो मैं एक स्टेप लेता हूँ, वही स्टेप 1 मीटर कहलाएगा। कोई दूसरा है बोला नहीं, मैं जो स्टेप लूंगा वो 1 मीटर कहलाएगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए किसी ने डिफाइन किया, कब? 1889 में। किसको? मीटर को। कैसे डिफाइन किया? उसने ऐसा बोला कि प्लैटिनम और इरिडियम नाम के दो एलिमेंट्स होते हैं, इन दोनों का एलॉय लीजिए, और जिस एलॉय में 90% प्लैटिनम और 10% इरिडियम रखिए, और इस रॉड को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मतलब फिक्स करना है, रखना है। इसके बाद से इस रॉड के ऊपर 2 मार्क बनाए जाएंगे, और वो 2 मार्क के बीच के डिस्टेंस को कहा जाएगा दिस इज 1 मीटर। मैं एक बार फिर से बताता हूँ। एक मीटर को डिफाइन किया गया था 1889 में, और ऐसे डिफाइन किया गया था कि देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन 2 मार्क्स and that marks will be designed on the alloy of platinum iridium, which is the alloy is 90% platinum and 10% iridium, and this rod will be kept at 0 degree centigrade in the International Bureau of Weights and Measures that is located near Paris, at serves near Paris। ठीक है, ये तो बात हो गई 1889 की। इसके बाद 1960 में मीटर को फिर से डिफाइन किया गया, और फिर से कैसे डिफाइन किया गया, क्योंकि 1960 तक बहुत सारे एटम्स, या कह लूँ मैं उनके एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ट्रांजिशंस, ये सारी चीज़ें मतलब आ गई थी। तो आ जाने के बाद इन चीज़ों को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए बोला गया, इसको ऐसे समझाने के लिए बोला गया। ऐसा है, इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर आपको पता है क्रिप्टॉन 86 एक एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्रिप्टॉन 86
अगर मैं कहीं पे रख दूँ तो उसमें वो कॉन्टिन्यूसली डीके करता रहता है, मतलब वो ख़त्म होता रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कॉन्टिन्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन होते रहते हैं या फिर रेडियो एक्टिविटी होती रहती है, ठीक है, बेटर वर्ड है, रेडियो एक्टिविटी होती रहती है। अब इस एक्टिविटी में क्या होता है कि एमिशन होता है, स्पेक्ट्रम का एमिशन होता है। स्पेक्ट्रम का एमिशन मतलब सम फ्यू टाइप्स ऑफ वेव का एमिशन होता रहता है। अब उस वेव में से एक पर्टिकुलर वेव, एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम, एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन जिसका कलर है ऑरेंज रेड, इस ऑरेंज रेड स्पेक्ट्रल लाइन का 1650763.73 times the wavelength of this orange red spectral line will be defined as meter. मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं इसको एक बार डायग्राम बना के बताता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ ऑरेंज रेड नाम का कोई ऑरेंज रेड, स्पेलिंग पे मत जाना बच्चों, लेकिन चलो यार, ऑरेंज रेड कलर का एक स्पेक्ट्रल लाइन है, ठीक है, और इसमें ऑरेंज रेड जो वेव निकल रहा है उसका वेवलेंथ मान लो ये है, ठीक है, सॉरी, ये वेव है, ये वेव का लेंथ है इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसी वेव का या फिर इसी वेवलेंथ का कितना टाइम्स, मुझे वो वैल्यू नहीं याद है, समथिंग 16, इट वाज समथिंग लाइक दैट, 1650763 1650763 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, इस वेवलेंथ का इतना टाइम्स कहलाएगा 1 मीटर। ये डिफाइन किया गया 1916 में, ठीक है। ये दूसरी डेफिनेशन दी गई यूनिट ऑफ लेंथ की। आई होप ये भी समझ में आया होगा। फिर क्रिप्टॉन 86 के अलावा हम दूसरा क्या कहते हैं एलिमेंट भी कंसिडर किए और बोले कि ऐसा है, ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, कैडमियम ले लिया। कैडमियम में जो एमिशन हो रहा है और उस एमिशन में जो रेड लाइन है उसके वेवलेंथ का 1553164.1 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइन इन द एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कैडमियम को हम 1 मीटर कहेंगे। अब सबसे रिसेंटली शायद 1983, यस, सबसे रिसेंटली 1983 में मीटर को फिर से डिफाइन किया गया। बोला गया ना ना ना, ये एटम वाली बात भी सही नहीं आ रही है, एलिमेंट वाली बात, और जो पहले कही गई थी वो भी अच्छा नहीं लगा, अब कुछ और बात करते हैं। तो कुछ और बात ऐसे किया गया, वो इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट किया गया और बोला गया क्योंकि आपको स्पीड ऑफ लाइट तब तक निकल चुका है, कैलकुलेट कर चुके हैं, अगर ऐसी बात है और मुझे पता है कि लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, तो लाइट एक क्या कहते हैं मीटर, या फिर ये कह लूँ विद द हेल्प ऑफ लाइट, 1 मीटर को ऐसे डिफाइन किया गया कि 1/299,792,458 ऑफ अ सेकेंड, एक सेकेंड के 299,792,458 पार्ट में, या फिर मैं कह लूँ, मैं इस पूरी वैल्यू को कह लेता हूँ 100, तो यानी एक सेकेंड के 1/100वें भाग में, 1/100वें भाग, या फिर ये मैं कह लूँ एग्जैक्ट वैल्यू के साथ, एक सेकेंड के 1/299,792,458 वाले पार्ट में लाइट जितना ट्रेवल करेगा उसको हम कहेंगे ये है 1 मीटर। आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं सब यूनिट्स ऑफ मीटर के बारे में। अगर मैं सब यूनिट्स ऑफ मीटर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर के बारे में दिया हुआ है, मिलीमीटर के बारे में दिया हुआ है, जिसमें सिंपल सा ये बताया हुआ है पहले कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻² मीटर होता है, या फिर 1/100 मीटर होता है। इसी तरीके से मिलीमीटर के बारे में बात किया जाए, अगर इन टर्म्स ऑफ मीटर करना है तो 1 मिलीमीटर 1/1000th पार्ट है मीटर का, जो मिलीमीटर है मीटर का 1/1000th पार्ट है, तो यानी कि इसमें होता है 10⁻³ मीटर, और इसी को अगर मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1/10 सेंटीमीटर या फिर 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। साथ में माइक्रोमीटर के बारे में दिया हुआ है, या फिर माइक्रोन भी कहते हैं इसको, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है विद द सिंबल म्यू, और पढ़ा जाता है म्यू, और लिखा जाता है यू बना के थोड़ा सा नीचे से दोनों साइड से और नीचे एक्सटेंड कर दिया जाता है। एक माइक्रोन या फिर एक माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर्स होते हैं, और 10⁻⁻4 सेंटीमीटर होता है, 10⁻⁻3 मिलीमीटर होता है। ये सारा कन्वर्जन सिंपल मैथमेटिक्स है बच्चों, आप कर सकते हो, अगर आप खुद से सेल्फ करोगे तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नैनोमीटर के बारे में बात किया हुआ है। नैनोमीटर जो है 10⁻⁹ पार्ट है मीटर का, यानी कि 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टीपल यूनिट्स ऑफ मीटर। मल्टीपल यूनिट्स ऑफ मीटर मतलब ये सारे के सारे तो मीटर में कम होते जा रहे थे, ठीक है,
अभी मल्टीपल यूनिट्स के लिए हम बात करेंगे, जैसे 1 किलोमीटर में क्या होता है 1000 मीटर, क्योंकि मैंने ऐसा यूनिट माना हुआ है लेंथ का मीटर, तो इसलिए मैं मीटर के टर्म्स में ही बात करूंगा कि ये मल्टीपल यूनिट ऑफ मीटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी चीज वैल्यू से तो वो क्या हो जाएगा, जैसे 1000 से मल्टीप्लाई किया तो वो किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं और बड़े यूनिट्स के बारे में बात करूं जो कि लेंथ के ही हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बेसिकली क्या होता है कि एक दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, और उस डिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, और इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर को स्पेशल नाम दिया गया है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और कहा गया है ये 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर जो डिस्टेंस है वो सन और अर्थ के बीच का मीन डिस्टेंस है। अब ये इससे क्या मतलब है सन और अर्थ के बीच का मीन डिस्टेंस, ऐसे समझो बच्चों, मान लो यहाँ पे सन है और यहाँ पे अर्थ है, क्या है ये अर्थ जो है ना सन के अराउंड चक्कर जब लगाता है तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में लगाता है। यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ बना है, 1 मिनट में डायग्राम फिर से बना देता हूँ। मान लो ये मेरा इलिप्टिकल ऑर्बिट है और ये है मेरा अर्थ। अब सन जो है इलिप्स में दो फोकस होते हैं, तो सन यहाँ पे भी हो सकता है, सन यहाँ पे भी हो सकता है, तो पहले मान लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। जब सन यहाँ पे है तो अर्थ का यहाँ से डिस्टेंस जो भी होगा ज़्यादा होगा, ठीक है, एक्स मान लेता हूँ। फिर जब सन यहाँ सॉरी अर्थ यहाँ पे होगा तो जो डिस्टेंस होगा जो भी होगा वाई होगा, अलग होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, उससे नहीं मतलब है, अलग होगा, ठीक है। अब ये अगर मैं सारे के सारे डिस्टेंसेस को ऐड कर दूं, जितने भी डिस्टेंसेस मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ एक्स वाई के टर्म्स में, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक्स कर लिया, यहाँ वाई कर लिया, तो यहाँ के डिस्टेंस को मैं जेड कर लेता हूँ, एन नंबर ऑफ मैं डिस्टेंसेस को मेजर कर सकता हूँ, तो दिस इज कॉल्ड द मीन डिस्टेंस। कैसे, मैं सॉरी नॉट दिस इज द मीन डिस्टेंस, दिस इज द ऑल डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द सन टूवर्ड्स द अर्थ, बट if I'll add all this distance like x plus y plus z plus जितना मर्जी उतना डिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया डिवाइडेड बाई जितना मर्जी कैलकुलेट किया उतने से ही डिवाइड कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे n टाइम्स मैंने कैलकुलेट किया है तो मैं n से डिवाइड कर देता हूँ, दिस वैल्यू जो भी यहाँ से वैल्यू मिलेगी वो होगा आपका मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, और ऐसा पाया गया इट वाज 1.496 into 10⁻11 मीटर, जिसको हमने कहा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइट ईयर का। तो लाइट ईयर क्या होता है, बेसिकली डिफाइन किया गया है कि जब एक लाइट, या फिर ये कह लूँ जो लाइट है ना, लाइट वो वैक्यूम में एक साल में कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है। मतलब जैसे अगर मैंने एक टॉर्च है मेरे पास, मैंने उस टॉर्च को जलाया तो टॉर्च से निकलेगी लाइट और वो लाइट पास पहुंचेगी कहीं दूरी तक, किसी डिस्टेंस तक। अब वो डिस्टेंस को मैंने बोला ऐसा है, देखते हैं इस टॉर्च को मैं एक साल तक जला के रख देता हूँ, या फिर ये कह लूँ एक साल तक जला के रखना गलत है, मतलब मान लो मैंने टॉर्च को जलाया और बंद कर दिया। अब वो रे ऑफ लाइट जो निकल गई है वो काफ़ी तेज़ी से निकली है, काफ़ी तेज़ी से निकली, वो कहाँ तक जाएगी, एक साल में कहाँ तक जाएगी, एक साल में वो लाइट रे कहाँ तक जाएगी, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे 1 लाइट ईयर, जिसको हम बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि लाइट की वेलोसिटी, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी अपने को लाइट का पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो होगा एक साल में 365 डेज में कंसिडर करता हूँ, एक दिन में मैं 24 आवर्स कंसिडर करता हूँ, एक आवर में मैं 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड कंसिडर करता हूँ, एंड बाई मल्टीप्लाइंग ऑल ऑफ दिस आई विल हैव 9.46 into 10⁻15 मीटर और 10⁻12 किलोमीटर। दिस इज व्हाट लाइट ईयर इज, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज 1 लाइट मिनट एंड 1 लाइट सेकेंड। तो सिंपल सा है, जहाँ पे आपने जब कैलकुलेशन किया था तो वहाँ पे इन टर्म्स जहाँ पे आपने 60 सेकेंड्स भी मल्टीप्लाई कर दिया था ना, तो देखना है क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 1 लाइट मिनट, बेसिकली लाइट को 1 मिनट में कितना डिस्टेंस चला, तो लाइट की स्पीड पता है और आपको 1 मिनट में पता करना है तो 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लाइट सेकेंड पता करना है तो सिंपली सी बात है भाई, जो लाइट की वेलोसिटी है उसको 1 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दो, तो लाइट की वेलोसिटी जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर कवर कर लेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्सेक के बारे में। पार्सेक के लिए मैं कहूँगा कि प्लीज़ वॉच माई वीडियो विच आई हैज़ ऑलरेडी अपलोडेड अबाउट पार्सेक, ओके, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट वंस अगेन। नेक्स्ट यूज एंगस्ट्रम। अगेन एंगस्ट्रम इज ऑल्सो अ यूनिट, a smaller unit of what we say, smaller unit of length, जहाँ पे हम बताते हैं एंगस्ट्रम बेसिकली 10⁻⁻10th पार्ट होता है किसी 1 मीटर का, ठीक है, यानी कि 1 एंगस्ट्रम में 10⁻10 मीटर होते हैं। इसको बाकी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, और क्यों मैं इसको पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है, एंगस्ट्रम, फर्मी, नैनोमीटर, ये बहुत ज़्यादा यूज़ हम करते हैं, ठीक है, बट आज के डेट में इट इज़ आउटडेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है फर्मी। फर्मी क्या है,
10⁻15th पार्ट ऑफ अ मीटर। मैं बता रहा हूँ ये सारा का सारा जो भी चैप्टर में टॉपिक है ये सारा का सारा डेटा बेस्ड है, केवल आपको प्रैक्टिस करना है, सारी वैल्यूज़ याद हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम आएंगे यूनिट्स ऑफ मास पे, ठीक है। तो यूनिट्स ऑफ मास पे अगर हम बात करें, तो यूनिट्स ऑफ मास पे हम बात करें तो हमें पता है ऐसा यूनिट क्या होता है मास का, किलोग्राम और केजी। अगेन इसको भी 1889 में डिफाइन किया गया था, और कैसे डिफाइन किया गया, बोला गया कि जो 1 किलोग्राम है वो प्लैटिनम इरिडियम एलॉय का एक सिलिंड्रिकल पीस है, एक सिलिंड्रिकल पीस का मास है, एक सिलिंड्रिकल पीस का मास है, जो कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स जो कि सर्व्स पेरिस में है वहाँ पे रखा गया। बोला गया ये पर्टिकुलर प्लैटिनम इरिडियम का एलॉय का ये जो सिलिंड्रिकल पीस है ये इक्विवेलेंट है 1 किलोग्राम के, और ये भी बताया गया कि भाई इसी को हम 1 किलोग्राम कहेंगे। तो उसके ही कंपैरिजन में, यानी कि जितना उसका वेट आया उसी के कंपैरिजन में हमने हर जगह पूरे दुनिया में फैला दिया कि भाई देखो इतना जो पर्टिकुलर वेट है, अगर कोई वेट इसके इक्वल है तो इसको हम कहेंगे 1 kg, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट, सब यूनिट्स ऑफ किलोग्राम। अब सब यूनिट्स ऑफ किलोग्राम में अगर हम स्मॉलर यूनिट्स में जाते हैं तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, या फिर 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम्स होते हैं। नेक्स्ट हम मिलीग्राम के बारे में बात करेंगे, तो 1 मिलीग्राम में 10⁻6 किलोग्राम होता है, ठीक है। अब मल्टीपल यूनिट्स अगर किलोग्राम की बात की जाए, बिगर यूनिट्स बात की जाए, तो देखो भाई अगर मैं 100 kg को एक साथ लिखूं तो बेटर है कि मैं उसको 1 क्विंटल लिख लूँ, या फिर अगर मैं कहीं 1000 की जो kg को एक साथ लिखूं तो मैं उसको 1 मीट्रिक टन या 1 टन लिख लूँ, या फिर 10 क्विंटल लिख लूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट है तुम्हारा आपका है नॉन मेट्रिक यूनिट्स ऑफ मास। अब ये नॉन मेट्रिक यूनिट्स ऑफ मास मतलब छोटे बहुत स्मॉल पार्टिकल्स के मास को कैसे मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एटॉमिक यूनिट, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, और हम इसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट और AMU, और यूनिफाइड एटॉमिक मास भी इसको कहा जाता है। अब AMU या फिर 1 AMU को कैसे डिफाइन किया गया, इसको डिफाइन किया गया, बोला गया जो कार्बन 12 यानी कि कार्बन के जो आइसोटोप होते हैं उसका जो कार्बन 12 है, कार्बन 12 वाला आइसोटोप, उसके एक एटम का मास का 1/12वां हिस्सा, यानी 1/12 पार्ट और 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम को हम 1 AMU कहेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर से लिखा हुआ है यहाँ पे कि द मास ऑफ 6.02 × 10⁻26 एटम्स ऑफ कार्बन 12 इज 12 kg। यहाँ पे बात समझने वाली बात है कि ये जो 6.02 है 10⁻26 ये बेसिकली एवोगैड्रो नंबर है। इतने नंबर ऑफ एटम्स मिलके कार्बन 12 जो आइसोटोप था उसके 12 kg को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं 1 AMU की बात यहाँ पे करूँ, जो कि मैंने मतलब यहाँ पे कंसिडर करके एक रिलेशन लाया है, वो रिलेशन ये लाया है कि 1 AMU में कितना मास होता है, मतलब kg के टर्म्स में। तो बेसिकली बात की जाती है 1 AMU कुछ नहीं होता, 1 AMU क्या होता है, 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो क्या है भाई, 1/12 ऑफ कार्बन 12 का मास 12 और डिवाइडेड बाई 6.02 × 10⁻26 kg। क्यों? क्योंकि ऐसा बताया गया है कि 6.02 × 10⁻26 एटम्स मिलके 12 kg बनाते हैं, ठीक है। अब इसको डिवाइड करने पे अपने को पता चला 1 AMU की वैल्यू 1.66 × 10⁻27 kg आती है। ये तो स्मॉलर यूनिट्स हो गया, या फिर बहुत छोटी यूनिट होगी। अगर हम बड़े यूनिट्स की बात करें, जैसे अगर मुझे अर्थ का मास कैलकुलेट करना है, सन का मास कैलकुलेट करना है, तो जो भी मास वो कैलकुलेट करने के बाद उसको टर्म दे दिया गया। जैसे अगर मैं सन का मास की बात करूं तो उसको सोलर मास कहा जाता है, और जिसका वैल्यू होता है 2 × 10⁻30 kg, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनिट्स ऑफ टाइम। तो यूनिट्स ऑफ टाइम बेसिकली देखो ऐसा यूनिट टाइम का क्या होता है, सेकेंड। जिसको पहले जो डिफाइन किया गया था वो डिफाइन किया गया था कि एक मीन सोलर डे का, यानी कि एक पर्टिकुलर डे जो हम बोलते हैं 24 घंटे, इस 24 घंटे का 1/86,400 पार्ट, ये बेसिकली 1/86400 कहाँ से आया है, 24 × 60 मिनट × 60 सेकंड करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, ठीक है। यानी कि 1/86,400 पार्ट ऑफ 24 आवर्स विल बी 1 मीन सोलर डे, ठीक है। अब अगर ये बात समझ में आ गई, इसको 1 सेकंड कहा जाता है, तो ये बात तो अपन यूज़ कर रहे थे, मतलब ये जो फॉर्मूला है या फिर ये कह लो ये डेफिनेशन है सेकंड का हम यूज़ कर रहे थे।
लेकिन क्या है कि ये जो वैल्यू है ना कि हम कहते हैं 24 आवर्स में हमारा जो अर्थ है सन का एक सॉरी अपने एक्सिस पे एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, ये एक्यूरेट नहीं है। ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं बाय अ वेरी स्मॉल फैक्टर, जो कि एक साथ कई सालों बाद इकट्ठा होके एक लीप ईयर के फॉर्म में बन जाता है, या फिर ये कह लूँ बाद में मतलब कुछ अलग डेज के फॉर्म में बन जाता है, मतलब इकट्ठा होके। कैसे? अगर मैं कह लूँ नहीं 24 घंटे नहीं लगते, 23 घंटे 59 मिनट्स फ्यू सेकेंड्स लगते हैं, तो यहाँ से जो फ्यू सेकेंड्स बच रहे हैं वो सारे के सारे मिलके कुछ एक साथ कलेक्टिवली एक दिन बन जाएंगे। ठीक है? तो मतलब अब इस चीज़ को आगे करेक्ट करने के लिए हम अलग तरीका यूज़ करते हैं या फिर अलग डेफिनेशन यूज़ करते हैं। वो डेफिनेशन आई थी 1964 में, और 1964 में कहा गया था कि हम 1 सेकेंड को डिफाइन करेंगे एज द टाइम इंटरवल ऑफ 9192631770 वाइब्रेशन। मान लेता हूँ मैं एक्स वाइब्रेशन, ठीक है? X vibration of radiation corresponding to the transition between two hyperfine levels of the ground state of cesium-133 atoms. See, क्लास 9th में इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। cesium-133 एटम्स एक रेडियो एक्टिव एक एलिमेंट है। इसमें क्या होता है, जब ये ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में मतलब स्टेबल है, ठीक है? जब ये स्टेबल है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब ऑर्बिट के किनारे किनारे रिवॉल्व करते हैं, तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट, एक हाइपरफाइन लेवल से दूसरे हाइपरफाइन लेवल में जब ट्रांजिशन करते हैं, मैं बस ये समझाने के लिए कह रहा हूँ, एक हाइपरफाइन लेवल से दूसरे हाइपरफाइन लेवल में पहुंचते हैं तो कुछ एनर्जीज एमिट करते हैं, कुछ रेडिएशन एमिट करते हैं। अब वो रेडिएशन में, एक पर्टिकुलर रेडिएशन में, उस रेडिएशन में कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन हो रहे हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन उस रेडिएशन से निकल रहे हैं। मान लो एक्स अमाउंट निकल रहे हैं, तो उस एक्स अमाउंट के वाइब्रेशन को कहा गया ये 1 सेकेंड होगा। ठीक है? अगर ये बात समझ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है यू कैन मग इट अप, और बहुत ज़्यादा इसमें कोई डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट फॉर क्लास 9th इसमें कोई ज़रूरत नहीं है इतना डेप्थ में जाने की। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मॉलर यूनिट्स ऑफ टाइम विच इज इन टर्म्स ऑफ मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड। तो 1 मिली सेकेंड 10⁻³ सेकेंड होते हैं, 1 माइक्रो सेकेंड 10⁻6 सेकेंड होते हैं। नेक्स्ट इज शेक, 1 शेक में 10⁻8 सेकेंड होते हैं। अगेन नैनो सेकेंड में 10⁻9 सेकेंड्स होते हैं। अगर मैं बिगर यूनिट्स की बात करूं तो ऑब्वियसली सेकेंड है स्मॉलर यूनिट, उससे बड़ा मिनट, उससे बड़ा आर, उससे बड़ा डे, उससे बड़ा मंथ, उससे बड़ा लूनर मंथ। मंथ और लूनर मंथ में क्या डिफरेंस है? सी, वेस्टर्न और ग्रेगोरियन कैलेंडर में हम जो जनवरी, फरवरी, मार्च यूज़ करते हैं, उसमें जो मंथ का, एक मंथ में नंबर ऑफ डेज 31 होते हैं या 30 होते हैं। फरवरी एक एक्सेप्शन है जिसमें 28 या 29 होते हैं। लूनर मंथ बेसिकली क्या होता है, ये क्या कहते हैं, बेस्ड है हिंदू और मुस्लिम्स के जो कैलेंडर्स हैं उनके अकॉर्डिंग, और इसमें एक मंथ में बेसिकली 29.5 डेज होते हैं। और मतलब वहाँ पे जो मंथ था, मतलब जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में, उसमें हमने क्या कहते हैं कंसिडर किया था नंबर ऑफ डेज 31 एंड 30। यहाँ पे लूनर मंथ में नाम से क्लियर है कि वी विल कंसिडर द मंथ ऑन द बेसिस ऑफ द रोटेशन और ऑन द बेसिस ऑफ द मून। तो मून के क्या कहते हैं रोटेशन पे हम ये मंथ डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट इज ईयर। ईयर में क्या होता है भाई, 12 महीने होते हैं ईयर में, और क्या होता है, और डेज कितने होते हैं, 365 डेज होता है। सेकेंड्स भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है, जिसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं, और इसको कैलकुलेट करने के कई सारे तरीके हैं, जो कि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो फिर चेक करते हैं कि वो डिविजिबल है तो वो लीप होगा, नहीं है तो नहीं होगा। फिर लेकिन बाद में बताया गया नहीं, जो नंबर्स के लास्ट में 2 डिजिट्स अगर 00 हैं, तो जैसे 1900 है, अब 1900 4 से डिविजिबल होता है, लेकिन नहीं सॉरी 1900 4 से डिविजिबल होता है, बट वो लीप ईयर नहीं है। इसलिए ऐसे नंबर्स को या फिर ऐसे ईयर्स को चेक करने के लिए हम 400 से डिवाइड करते हैं। 400 से डिवाइड करते हैं तो अगर वो डिविजिबल हो जाता है तो वो लीप ईयर होता है, नहीं होता है तो लीप ईयर नहीं होता। नेक्स्ट इज डेकेड। डेकेड इज अ कलेक्शन ऑफ 10 ईयर्स, सेंचुरी इज कलेक्शन ऑफ 100 ईयर्स। आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट इज मिलेनियम। मिलेनियम इज कलेक्शन ऑफ 1000 ईयर्स। अब क्या बता दूं मैं, अब नेक्स्ट है डिराइव्ड यूनिट्स का कुछ एग्जांपल। अब मैंने जैसे बताया था जब डिराइव्ड यूनिट पढ़ा रहा था कि एरिया, वॉल्यूम, या फिर ये मैं कह लूँ जितने भी आपने अभी तक क्वांटिटीज़ पढ़े हैं जिसमें फंडामेंटल यूनिट्स का यूज़ है, वो सारे के सारे डिराइव्ड यूनिट है। तो बेसिकली एक क्या कहते हैं
टेबल दिया हुआ है जिसमें कई सारे डिराइव्ड यूनिट्स हैं। ये डिराइव्ड यूनिट आपको एक बार पढ़ना चाहिए। जैसे अगर मैं कोई एक एग्जांपल ले लूँ, कोई भी एग्जांपल, लेट से वर्क का ले लेता हूँ। वर्क थोड़ा सा अलग दिख रहा है, इसमें कई सारे हैं। वर्क का ले लेता हूँ, ठीक है। वर्क एक डिराइव्ड यूनिट में कंसिडर कर लेता हूँ। वर्क, अब वर्क का फॉर्मूला मैंने पढ़ा है, ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट का तो इजी है, लेंथ है, आ गया मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब फोर्स का क्या है? फोर्स इज अगेन अ कलेक्शन ऑफ, और ये मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास का तो आ गया केजी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन इज अगेन द कॉम्बिनेशन ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब मीटर ऐसा था, ठीक है। अब वेलोसिटी इज अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ, वेलोसिटी इज अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू मीटर, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ूंगा, देखूंगा केजी तो एज इट इज लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो डिस्टेंस है इसका भी होता है मीटर, मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा भाई? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये लिखा हुआ है डी अपॉन टी दैट विल बी अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये है आपका वर्क का डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। आई होप यहाँ तक की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर ये सारी चीज़ें समझ में आई तो डू कमेंट, कोई अगर दिक्कत है। नेक्स्ट सेक्शन इस चैप्टर का आई होप कल या परसों में मैं अपलोड कर दूं, अगर मेरी तबीयत सही रही तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंटली, थैंक यू एवरीवन।